हेलो स्टूडेंट्स, दिशा इस अकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के संदर्भ में हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को सही से परिचित हो जाए। जब आपको पाठ्यक्रम सही से मालूम होगा कौन कौन से उसमें टॉपिक होते हैं, तो आप अपनी तैयारी को भी उसी प्रकार से करना प्रारंभ करेंगे। किस टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना है। पिछले वीडियोस में हमने जो बात की थी वो हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, उसमें एक तो पाठ्यक्रम में काफी बदलाव हुआ है। पेपर्स के जो सेक्शंस हैं उसमें बदलाव हुआ है। अब जो टोटल पेपर है आपके पास वो है 8। पेपर 1 बात हो चुकी थी आपसे, सामान्य हिंदी से संबंधित है। पेपर 2 जो है निबंध से संबंधित है, पहली वीडियो में हमारी बात हो चुकी। उसके बाद वीडियो नंबर 2 में जीएस के पहले पेपर यानी पेपर 3 पर बात हो चुकी है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, विरासत, न्याय से संबंधित वो पेपर था। और आज हम जो बात करेंगे पेपर 4 जो जीएस का पेपर नंबर 2 से संबंधित है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा ये मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और किस तरह से आप उसकी तैयारी करेंगे इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। फोर पेपर जो है 1, 2, 3, 4 सीरीज में आ रहा है, जो जीएस के पेपर 2 के रूप में आपके पास है। क्लियर है? पहले इसके हेडिंग को देखिएगा। यह है भारत की शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो हैं वो पहले की तरह ही चल रहे हैं, 200 मार्क्स हैं। समय वही 3 आवर्स आपके पास चल रहा है। क्लियर? एक नॉर्मल तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसमें यहां जो आप देख रहे हैं सारी चीजें, अभी हम लोग पॉइंट्स पे बात करेंगे, बहुत अलग अलग बिखराव के रूप में। अगर आप सही से तैयारी करें तो सबसे पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसका गहन अध्ययन कर लीजिए। और आप यहां पर देखेंगे कि मैक्सिमम, इस जगह पर अभी मैं बात करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके पास भारत के शासन के जो संविधान है उससे संबंधित है। फिर उसके बाद आती है आपके पास में राज व्यवस्था, यानी कि जो सरकार चल रही है, सरकार किस प्रकार से अपने कोई नियम बनाती है, कौन सी नई योजनाएं हमारे पास आती हैं, सरकार के कौन से मंत्रालय वगैरह हैं। वो एक थोड़ा सा अलग से एक पार्ट हम उसको पढ़ेंगे। तो एक तो आप खास तौर पर जो संविधान वाला पार्ट है उसको गहरे से बढ़िया से उसका अध्ययन कर लीजिए। फिर उसके बाद शासन प्रणाली जो है, ठीक है, विभाग मंत्रालय वगैरह उस पर बात होगी, वो सेक्शन एक आपको अलग से तैयार करना है। और एक सोशल जस्टिस वाला टॉपिक आपका अलग है। और आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध, इस पर भी हम लोग अभी आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर आप एक काम करें कि संविधान का गहन अध्ययन कर लीजिए और मैक्सिमम जो टॉपिक्स अभी निकल कर आएंगे वो उसी संविधान से संबंधित आपके पास आएंगे। ठीक है ना? संविधान से संबंधित अध्ययन करने के लिए कोई कंटेंट आपके पास होगा, उसको देख लीजिए वो मुख्य परीक्षा के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे लक्ष्मीकांत किताब जो है उसको पढ़ते हैं। सुभाष कश्यप के 2 वॉल्यूम हैं, हमारा संविधान और हमारी संसद, बहुत अच्छी किताब है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं खास तौर पर एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस पेपर में। ऐसा नहीं कि हर जगह पर आर्टिकल्स ही याद हो। आर्टिकल्स याद होना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है विषय का वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप ढंग से उसको लिख पाएंगे। पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए मैंने मार्क किया है। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान। अब इसमें भी टॉपिक क्या बनाए गए हैं? ऐतिहासिक आधार संविधान का, उसका विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। देखो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि कोई आप पहली बार पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं टच हुआ होगा। कहां पर? भारत का संविधान आप अच्छे रूप से जानते हैं 1949 में पूरी तरह से बन गया था। ठीक, लेकिन संविधान ऐसा नहीं था कि कोई एक दिन में बना हुआ है, कोई एक दिन में लिखी कोई किताब है, ऐसा नहीं था। संविधान के लिए संविधान सभा बनी थी, 1946 में संविधान सभा बनी थी। और उस संविधान सभा ने भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया भर के जो संविधान है उनसे काफी चीजों को लिया था। और उसमें एक बड़ी मात्रा जो ली गई है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। कारण था कि भारत के ऊपर 200 साल से ज्यादा ब्रिटिश शासन व्यवस्था रही है। हमारी न्यायपालिका देख लीजिए, कार्यपालिका आप देख लीजिएगा, शासन के बहुत सारे तंत्र हैं। तो ये जो ऐतिहासिक आधार है संविधान का, ये हमें कहां से मिलेगा? जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, ध्यान करिए, रेगुलेटिंग एक्ट्स आपने पढ़े होंगे, चार्टर एक्ट्स आपने पढ़े होंगे।
वहां से ऐतिहासिक आधार हमारे पास बनेगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ले लीजिएगा। भारत के संविधान में बहुत सारी चीजों को 1935 के संविधान जो है उसमें से लिया गया है। 1919 का संविधान हमारे पास इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो खास तौर पर 1919 1935 का संविधान महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान का जो विकास है उसके लिए उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा संवैधानिक विकास के रूप में अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं के संदर्भ में। भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेंस में काफी बनकर आता है। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, पूरी तरह से लिखित संविधान है, गणतंत्रात्मक समाजवादी प्रकार का देश है, संप्रभुत्व संपन्न देश हमारे पास है, नागरिकों के अधिकारों की बात इसके अंदर की गई है, नम्य अनम्य का एक मिश्रण है भारत का जो संविधान है हमारे पास में। नम्य नम्य मतलब कठोरता और एक ये कहिए लचीलेपन का एक मिश्रण है। एकात्मक यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का एक मिश्रित रूप भारत का संविधान है। तो ऐसी कई विशेषताओं से परिपूर्ण है, पूरा एक अच्छा सा क्वेश्चन बनकर आता है। भारत के संविधान संशोधन की प्रणालियां क्या होती हैं, आर्टिकल 368 के संदर्भ में हम पढ़ते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रावधान और संविधान की बुनियादी संरचना। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास आते हैं जो हम कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में पढ़ते हैं। बस वहां पर क्या होता है, आप थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ते हैं, यहां पर उसको थोड़ा डिटेल में लेना ताकि आप आंसर राइटिंग कर सके उसकी। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये देखिए, ये आ गया आपके पास संघ एवं राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व संघीय ढांचे से संबंधित विषय चुनौतियां। अब इसमें क्या है, संघ और राज्य, आप जानते हैं भारत का जो संविधान है वो एक किस प्रकार का क्वेसी फेडरल संविधान है, जिसमें राज्य सरकारों की जो कार्यपालिकाएं हैं वो अलग कार्य करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और जो संघ सरकार है वो अपना कार्य अलग करती है, लेकिन फिर भी एक उत्तरदायित्व भी उनके पास होते हैं। तो पहला क्या है आपके पास, संघ और राज्यों के कार्य क्या है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में हम देखते हैं। संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, जैसे आज कई बार कहते हैं बहुत सारे राज्य कि हमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार चाहिए। कई बार बहुत सारे राज्य इस बात की मांग रखते हैं कि राज्यपाल का पद ही नहीं होना चाहिए, या फिर राज्यपाल का पद हो तो सीएम से ही उसका परामर्श होकर होना चाहिए। तो ये संघीय ढांचे से संबंधित क्या है, चुनौतियां, इसको बरकरार रखना है, किस प्रकार से इन चुनौतियों से निपटना है। ठीक है, बुनियादी संरचना आएगी आपके पास में। तो यहाँ क्या करना है, आपको जो बेसिक कार्यपालिका है, जैसे संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, इनका किस प्रकार से निर्माण होता है, ये कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। लेकिन जैसा कि ये टॉपिक आप देख रहे हैं कि संघ ढांचे से संबंधित विषय और जो चुनौतियां हैं, विषय तो आपको बेसिक जो बुक है उससे मिल ही जाएंगे, लेकिन चुनौतियों जैसी चीजों को आप कहां से लेंगे, तो वो नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। ये मिलेगा जब आप समसामयिकी घटनाक्रम से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी आपके विषय हैं उसमें उसके करंट अफेयर से जरूर टच रही, खास तौर पर न्यूज़पेपर्स पढ़िए, खूब पढ़िए, उसके आर्टिकल्स को पढ़िए, करंट अफेयर्स की जो सिविल सर्विस टाइप की मैगजीन्स होती हैं, बढ़िया वाली मैगजीन्स होती हैं, उसको आप पढ़िए, तो आपको इस तरह के टॉपिक्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के कार्य। देखिए, जब हमने संघ और राज्यों के कार्य ऊपर भी देखा है तो उसी से संबंधित टॉपिक है। संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियां, ऑलरेडी वही टॉपिक हमारे पास आ गया। जो टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, संघ एवं राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, यहां भी आप देख रहे हैं यही चीज यहां तक हमारे पास आती है। स्थानीय स्तर पर शक्ति वित्त का हस्तांतरण, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विभाजन क्या होता है, आपने देखता है सबसे ऊपर हमारे पास संघीय ढांचा है, फिर राज्य की कार्यपालिका आती है, फिर नीचे हम क्या देखते हैं, अगर नगर निगम है, नगर पालिका है, या फिर ग्राम पंचायतें हैं। तो ये स्थानीय स्तर पर जो कार्यपालिका का विभाजन होता है, उसके शक्तियों का विभाजन होता है, वो नगर निगम शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो नगर पालिका वगैरह, वो सॉरी ग्राम पंचायतें हमारे पास होती हैं। फिर उसी तरह से इसके वित्त का हस्तांतरण, ये विषय इसमें दिया गया। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, कौन से विभिन्न घटक हैं, संघ, राज्य, तो इनके बीच शक्तियों का पृथक्करण एक ये हो गया, या फिर कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका का मैटर आता है, या उसी प्रकार से विधायिका और न्यायपालिका के बीच में हमारे पास आता है। तो इनमें शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित किस प्रकार के विवाद उठते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर बहुत हद तक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको काफी ये टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, हम कहां जाकर पढ़ते हैं, ठीक ऊपर आ जाइए, ऐतिहासिक आधार पर आ जाइए। इसी के अंदर हम संविधान के स्रोत भी पढ़ते हैं।
शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में बहुत सारी विशेषताओं को कई देशों से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन से काफी चीजों को लिया गया, हमारी संसदीय परंपरा को लिया गया। ऐसे ही अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो अमेरिका से लिए गए, फेडरल सिस्टम कनाडा से लिए गए। तो ये वाला जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ये वहां से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में उससे तुलना करनी है आपको, संसद, राज्य, विधायिका, ठीक है। तो विधायिका कहाँ है? जहां विधान बनता है। संसद जो ऑल इंडिया लेवल पर है आपके पास में, और राज्य की विधायिका जहां पर हम विधानसभा के रूप में देखते हैं। तो उनकी संरचना क्या होती है? जैसे संसद की संरचना क्या है, उसी प्रकार से विधानसभा, विधान परिषद जिस जगह पर है उनकी संरचना क्या है, उनके कार्य किस प्रकार से चलते हैं, शक्तियां क्या होती हैं, विशेषाधिकार क्या होते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। देखो ये ऑलरेडी हम ऊपर से ही पढ़ते हैं इस विषय को, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचे जाके ऐसे विषय पढ़े जाते हैं। बहुत बेसिक होता है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि एक संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हम एक अपने नियमों को लिखते हैं, नियमों को रखते हैं कि उस देश का शासन कैसे चले। उस देश का जो शासन चलेगा उसके लिए हम कुछ बॉडीज बना देते हैं, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम आता है आपके पास में, और इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर आता है लेजिस्लेटिव बॉडीज आती है। तो जो कार्यपालिका है, विधायिका है या न्यायपालिका हमारे पास आती है, ये तीनों जो सिस्टम है या बॉडीज है, ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? ये संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। कार्यपालिका क्या करती है? जहां पर जो नियम विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं वो उन नियमों को एक इम्प्लीमेंटेशन, उसको ग्राउंड पर उतारने का कार्य करती है। और विधायिका अपने कानून बनाती है। न्यायपालिका क्या करती है? जो संविधान के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, न्यायपालिका उससे संबंधित विवादों का निर्धारण करती है और साथ साथ संविधान की व्याख्या करती है। ये न्यायपालिका के कार्य होते हैं। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की जो संरचना है, ये तो हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में सबसे पहले ही पढ़ते हैं इस बात को, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन इसको हम सबसे पहले जाके पढ़ते हैं। संगठन के कार्य, सरकार के मंत्रालय। अब हमने मान लीजिए कार्यपालिका को पहले उठाया, तो कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब मंत्री परिषद में जाएंगे तो मंत्री परिषद में मंत्रालय होंगे, मंत्रालय होंगे तो उसके अंदर विभाग भी होंगे, ठीक है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या होती है, ये थोड़ा सा जो पार्ट आपके पास आता है ना, ये जो विभाग, मंत्रालय होते हैं या शासन प्रणाली में इनकी भूमिका, ये थोड़ा सा भारत की शासन प्रणाली जो राज व्यवस्था वाला पार्ट है, ये उससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जैसे हम अपनी सरकारों के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो जनप्रतिनिधि किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसके लिए भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बनाया गया। उसकी विशेषताएं आपको जो है ये पढ़नी। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जैसे राज्यपाल देख लीजिए, खुद राष्ट्रपति की बात कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी बात कर लें, कैग की बात कर लीजिएगा। ये सब संवैधानिक पद हमारे पास है, इन पर नियुक्ति और उनके कार्य किस प्रकार के होते हैं इसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से संवैधानिक विनियामक, अर्ध नियामक निकाय, ये आपको पढ़ने हैं। सरकारी नीति, संघ, दान दाताओं, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्था, संस्थागत अन्य पक्षों की भूमिका। देखिए ये थोड़ा सा पब एड से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये जनरली आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपको सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेंगी। ये शासन व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं, थोड़ा पब एड वाला टाइप का टॉपिक आता है, ये उसमें से आपको मिलती है। केंद्र राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के प्रति कल्याणकारी योजनाएं, आ जाए देख लीजिए। अब आप देखो आप देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 से लेकर आज तक अगर हम लोग बात करते हैं, तो सरकारें किसी भी पार्टी की आती हैं जाती हैं, लेकिन हर सरकार जो है जनता के कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाती है। जैसे आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, वृद्ध लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, बच्चों के लिए योजनाएं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, रोजगार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं। तो आपको क्या करना है कि इन योजनाओं को सबसे पहले वाले तो आप जरूर पढ़ ही लीजिए, और सबसे ज्यादा जो इधर वर्तमान में हमारे पास हैं वो उन योजनाओं पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि मनरेगा योजना, अब आपको पूरी तरह से उसके बारे में पता होना चाहिए कि भैया मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुई, क्या क्या इसकी विशेषताएं। उसी तरह से रोजगार से संबंधित योजनाएं क्या हो सकती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने कल्याणकारी योजनाओं में लेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, बच्चों वृद्धों से संबंधित योजनाएं क्या हो सकती हैं, इनको हमें पढ़ना। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए तंत्र विधि संस्थान निकाय कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भी होते हैं, राज्य स्तर पर भी इस तरह के निकाय होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र विकास प्रबंधन से संबंधित विषय, ये भी आपको पढ़ने हैं। मैक्सिमम तो मैं आपको बता दूं इसमें से ये विषय जो हैं ये आप करंट अफेयर से कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से आके तैयार हो जाते हैं। गरीबी भूख से संबंधित विषय, आप देखिए ये विषय ऐसा है जिसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी ज्योग्राफी को आपस में टच कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक यहां भी यही विषय हमारे पास है। अगर मैं स्वास्थ्य शिक्षा जैसी चीजों की बात करूं, गरीबी भूख से संबंधित विषयों की बात करूं, तो हम इकोनॉमी में जाके पढ़ते हैं। बिल्कुल सामाजिक न्याय में भी जाकर इस विषयों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, समाज से जुड़े विषय हैं। मैंने आपसे बताया था करंट अफेयर और शासन की नीतियों से संबंधित कंटेंट्स को आप जरूर पढ़ो, आर्टिकल्स को पढ़िए, आपका आंसर भी यूनिक होगा दूसरे क्वेश्चन, ठीक है। ये सामाजिक न्याय से संबंधित विषय आ जाते हैं, ये सीधे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में नहीं मिलेंगे आपको। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, ठीक, ये आपको कहाँ मिलेंगे, पबेट से रिलेटेड विषय आपके पास है ना। खूब करंट अफेयर्स में भी आते हैं। जैसे मैं ई गवर्नेंस की बात कर रहा हूं तो ई गवर्नेंस क्या, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, जिसमें शासन आज डिजिटल रूप से आपको बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराता है। आज हम देखिए एक कोई बिल पानी का पे करना है, हमें हमें लाइट का कोई बिल पे करना है, उसी तरह से आपका कोई सर्टिफिकेट बनना है तो सरकार ई रूप से ये सारी सेवाएं आज हमें प्रदान करती है, ठीक है। नागरिक चार्टर, नागरिकों के किस प्रकार के अधिकार होते हैं, चार्टर का मतलब है यहाँ पर कैसे उनके अधिकार होते हैं, कोई सरकारी कार्य करने की क्या सीमाएं होती हैं, उनको किसी चीज की कोई सुविधा लेनी है तो ये सब इसमें दिया गया है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये आपको देखो जब आप उसमें पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट, उसमें भी मिलेगा, और कुछ पॉबैट से रिलेटेड है आपके पास, उसमें भी आपको ये मिलेगा सिविल सेवा की भूमिका। तो लोकतंत्र ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कोई बुक आपके पास बहुत पुरानी हो, लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप वर्तमान चीज के संदर्भ में लिखिए। सिविल सेवा क्या है पहले तो अच्छे से ये जान लीजिए, आप तो खुद भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र, आज हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें सिविल सेवा की भूमिका, एक समय था जब सिविल सेवा का गठन हुआ था, उसका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर को चलाना और साथ साथ कलेक्ट करना, राजस्व को कलेक्टर साहब कहलाते थे। अब कलेक्ट करना वो भूमिका नहीं रही है। अब भूमिका क्या रह गई सिविल सेवा की, एक लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसको धरातल पर उतारना। एक संवेदनशील शासन के रूप में सिविल सेवकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके बारे में आपको इसको पढ़ना है। भारत और पड़ोसी देश, अब आईआर वाला आ गया आपके पास टॉपिक। देखो आईआर वाले में आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो भारत की विदेश नीति के जो बुनियादी तत्व हैं वो पढ़िए। जैसे पंचशील समझौता है, उसके बुनियादी तत्व क्या हैं ये पढ़िए। भारत की विदेश नीति के बुनियादी तत्वों में ऐतिहासिक रूप से और ज्योग्राफिकल रूप से कौन कौन से तत्व हैं जो अपनी भूमिका निभाते हैं उसको पढ़िए, ठीक है। तो टॉपिक क्या बनेगा, भारत की विदेश नीति के बुनियादी तत्व क्या है, आधारभूत तत्व क्या है, ये पढ़े। फिर उसके बाद आपको ये देखना है 1947 से लेकर भारत की जो विदेश नीति है उसमें क्या परिवर्तन है। नेहरू जी का काल था, किस प्रकार की विदेश नीति थी। इंदिरा जी का काल था, कैसी विदेश नीति भारत की रही। राजीव गांधी के काल में विदेश नीति में क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके पास आया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव का काल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का काल रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान के संदर्भ में रहा है ना, तो उनका काल आ गया। या वर्ष 2014 से जो मोदी सरकार रही है तो इनके कार्यकाल में विदेश नीति में किस प्रकार का बदलाव आया, इसको पूरे से लेके चलिए। अगर आप केवल एक पार्ट पे लेंगे तो थोड़ा सा अधूरा सा रह जाएगा, तो पूरा लीजिए। अब जैसे ये टॉपिक आप देख रहे हैं ना, भारत और पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश में तो चीन भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी हमारे पास है, भूटान भी हमारे पास है। लेकिन खास तौर पे इसमें चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, इन और बांग्लादेश, इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हुए जाना है और ये देखना है कि वर्तमान में अब 1947 के बाद से लेते हुए और अब तक किस तरह से हमारे इनके संबंध
आगे बढ़े हैं या कुछ पीछे घटे हैं या परिवर्तन हुआ है। ठीक है। उसी तरह से आज बहुत सारे वैश्विक समूह हैं। उन समूहों के साथ भारत के किस प्रकार के हित जुड़े हुए हैं, इनको हमें देखना है। भारत के हित, भारतीय परिदृश्य पर विकसित विकासशील देशों की नीतियां, राजनीतिक प्रभाव, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ को ही ले लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक को आप ले लीजिए, सार्क की आप बात कर सकते हैं, G20 हाल ही में कितना प्रसिद्ध रहा उसकी आप बात कर सकते हैं। तो इन मंचों पर भारत की क्या स्थिति है, इनकी संरचना क्या है, इनमें भारत की किस प्रकार की भूमिका है, भारत इन्हें कैसे प्रभावित करता है, तो ये सब आपको पढ़ना। इसके लिए आपको जो हमारा आईआर वाला टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं तैयार होता, वो आप जानते होंगे। इसको तैयार करने के लिए एक कोई बुक अपने पास रखिए, आईआर से संबंधित अच्छी किताब अपने पास रखिएगा। उसमें एक फायदा ये होगा कि आपको जो बेसिक कंटेंट, आधारभूत चीज है, जैसे मैंने 1947 कहा, नेहरू जी का काल का, इंदिरा जी का काल का, है ना, तो वो जो बेसिक कंटेंट है वो तो उससे मिलेगा, उसमें आपके अंदर एक विषय की समझ पैदा हो जाएगी। करंट सिनेरियो में क्या बदलाव आ रहा है, तो वो किताब अगर आपने अपडेट ली है तो उससे भी जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात जो मैं हमेशा कहता था, सिविल सर्विस से संबंधित जो मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ना, उसको आप कंटिन्यू रखिएगा। उन्हीं में ही ये टॉपिक मिलेंगे। जैसे वर्तमान में भारत चीन संबंध किस प्रकार के चल रहे हैं, कोई ठहराव है या प्रोग्रेस है, पाकिस्तान के साथ संबंध, श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ संबंध, यूएनओ में भारत की बदलती भूमिका, स्थायी सीट पर हमारी किस प्रकार की दावेदारी है, G20 में हमारी कैसी दावेदारी रही है, और वैश्विक स्तर पर भारत की जो इमेज है उसमें क्या परिवर्तन वर्ष 2014 के बाद आया है, ये सब आपको जो पढ़ना है वो इस पेपर में पढ़ना है, जिसमें आप बेसिक से लेकर जो करंट अफेयर्स वाला टाइप का पार्ट भी है उसे अपडेट करने के लिए वो सब हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तैयारी के लिए जरूरी चीज है, जिन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को लिखते जाइए, साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस रखिए। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्व क्या है, यही ले लीजिए। कैसे इसको तैयार करेंगे, तो सबसे पहले रफ कॉपी पर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए। जैसे भारत की विदेश नीति का कोई पहला आधारभूत तत्व आप देख रहे हैं, मान लीजिए पंचशील सिद्धांत है ना, दूसरा हमने गुट निरपेक्षता की बात की, तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स बनाते चलिए। पहले पॉइंट्स में याद करिए, देन उसके बाद आप उनको एक्सप्लेन करिए। पहले लिखते जाइए, जो आपने पढ़ा है उसको लिखिए, और फिर धीरे धीरे उन शब्दों में उनको बांधना सीखिए। हो सकता है पहली बार आप लिख रहे हो शब्द कम या फिर बहुत ज्यादा हो गए, फिर हमें अगर ये लग रहा है कि भाई शब्द बहुत ज्यादा हो गए, आपको 250 की जगह पर 350 400 शब्द आपने लिख दीजिए, तो फिर आप उसको पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो, और ये देखो कि आपने कौन सी ऐसी चीज लिखी है। या तो आपका रिपीटेशन हो रहा है बार बार, इससे भी शब्द बढ़ते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन होने से भी शब्द बढ़ते हैं। या फिर एक समस्या हमारे पास आ रही है कि कहीं ना कहीं आप जो अनुपयोगी चीजें हैं उसको बार बार उसमें डाल रहे हैं। तो इन दो बातों को ध्यान रखो, रिपीटेशन और अनुपयोगी चीजें आपके पास आ रही उसको निकालिए। शब्द ज्यादा हो रहे हैं तो उन शब्दों को थोड़ा संक्षेप में लाइए, इस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करिए। और जो भी आप जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हैं उनको लिख लिख कर दिखाइए। ठीक है, इस कार्य को आप निश्चित रूप से करते रहिए। पाठ्यक्रम पर आगे की जो वीडियो है वो आती रहेंगी। इस पर अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और साथ साथ ये चैनल पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, खासतौर पर इस तरह की जो सीरीज हमने चलाई है, जैसे पाठ्यक्रम की है ये उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की, तो अगर आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक भी कीजिएगा और प्लीज उसको शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियोस में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।